हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेश चौधरी। आपके लिए फिफ्थ लेसन का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। पहले पार्ट के अंदर हमने न्यूलैंड के बारे में और डोबेरिनियन के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, उसके अंदर क्या लिमिटेशंस था वो भी हमने देख लिया था। अब हमें इसके अंदर बात करनी है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन है उसको एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev और रशियन केमिस्ट। मेंडलीव जो थे रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने भी इसके अंदर फर्दर क्लासिफाई करने की ट्राई किया था। ठीक है, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक मास। इसने भी किसका यूज किया था? एटॉमिक मास का। जैसे उन लोगों ने भी एटॉमिक मास के बेस पे किया था, तो इसने भी एटॉमिक मास के बेस को भी प्रॉपर्टीज के अंदर लिया। एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने थोड़ा क्या किया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटी के बेस पे भी इनको क्या किया, सेपरेट किया था। ठीक है, व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क ऑन क्लासिफाइड ऑफ एलिमेंट्स ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो ओनली 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे। उसने उसके अकॉर्डिंग अरेंज करने की ट्राई की, लेकिन उसने काफी परफेक्ट अरेंजमेंट किया था। कैसे? मेंडलीव examine the relationship between the atomic masses of the element and their physical and chemical properties। मेंडलीव का जो एग्जामाइन था, सोचने का जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। उसने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंबाइन करके उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करने की ट्राई की। ओके, उसके बाद देखो, मेंडलीव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अकोमोडेट इन अ पीरियोडिक टेबल and elements were arranged in the order of their increasing atomic mass। किसके ऊपर? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे उसको क्या किया था, उसने अरेंज किया था। उसने सारी प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके अरेंज करने की ट्राई किया। ठीक है, ये सारी चीजें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर थी। अब मेंडलीव के पीरियोडिक के लॉज क्या थे, उसने क्या क्या लॉज रखे थे उसके अंदर, वो देख लेते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल consist of vertical columns called group। वर्टिकल कॉलम मतलब जो ऐसे सीधी लाइन होती है ना, सीधी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। और इसी में इस तरह की जो रोज होंगी ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। जो सीधी लाइन दिखाई देगी आपको, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल इस तरह की लाइंस होगी, इस तरह का जो कॉलम बना हुआ होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीरियड। और जो सीधा जो ब्लॉक होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब इसने अपनी जो टेबल बनाया था उसके अंदर उसके कितने थे, 7 पीरियड्स थे। इस तरह जो हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक बने हुए थे वो कितने थे, 7। और जो वर्टिकल बने हुए थे, वर्टिकल कॉलम जो बने हुए थे वो कितने थे, 8। इसलिए वो क्या होते हैं, ग्रुप। तो कितने थे, 8 ग्रुप। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे। तो याद रखना है आपको, 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। ओके, अब देखो इसके अंदर अचीवमेंट, मेंडलीव के अचीवमेंट की बात करते हैं। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के अचीवमेंट्स क्या हैं, अभी तक हमने देखे थे। उसके अंदर इतना अचीवमेंट था नहीं, ड्रॉबैक ज्यादा थे उसके अंदर। न्यूलैंड का देखा, डोबेरिनियन का देखा, ड्रॉबैक ज्यादा ही थे उसमें। वो अपने अपने रूल अप्लाई कर रहे थे। लेकिन इसका एक तरीके से जो क्लासिफिकेशन माना जाता है, परफेक्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है अभी तक में। ठीक है, इससे बेटर आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हम प्रेजेंट टाइम में भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही बात करते हैं। अभी तो उसके अलावा कुछ और डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, उससे पहले जो इसने जो बेस दिया, उसी के बेस पे अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। ठीक है, अब देखो इसमें मेंडलीव लेफ्ट some gaps in his periodic table for those elements which were not discovered at that time। उस टाइम पे जो क्लासिफाई नहीं हुआ उसके बारे में इसने अच्छे से क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। उसे ऐसा लगा भाई इसका एटॉमिक मास है, सपोज करो उसने ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट लिया, उसके बाद जो डिस्कवर हुआ उसका एटॉमिक मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो उसमें जो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा, मतलब बीच में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट तो डिस्कवर होगा। तो उसने क्या कर दिया, वहां पे स्पेस छोड़ दिया। क्या कर दिया उसने, स्पेस छोड़ दिया। मेंडलीव नेम्ड दीज एलिमेंट्स बाय प्रीफिक्स अ संस्कृत वर्ड एक्का
टू द नेम ऑफ द प्रिसाइडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। उसने क्या किया, वहां पे जो नेम जो ब्लॉक छोड़े थे उसने खाली उस ब्लॉक में कोई ना कोई नाम दे दिया उसने, कि उसे तो पता नहीं था कि कौन सा एलिमेंट आएगा, लेकिन उसे ये पता है कि भाई एक ही ग्रुप के अंदर सेम प्रॉपर्टी वाला ही होगा। तो उसने क्या किया, उसके में एक का नाम करके अपना कुछ भी एक नाम लगा दिया। जैसे कि एक मैंने छोटा सा ब्लॉक बनाया, पूरा पूरा उसका टेबल मैंने ड्रॉ नहीं किया, जिसमें चेंजेस हुए, जहां जहां उसने गैप छोड़े उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। अब देखो उस टाइम के अंदर बोरोन उसको मिल चुका था और एल्यूमिनियम भी था। जो 63 एलिमेंट्स थे उसके अंदर बोरोन भी उस टाइम डिस्कवर्ड हो चुका था, एल्यूमिनियम भी डिस्कवर्ड हो चुका था, ठीक है, सिलिकॉन भी डिस्कवर्ड हो गया, कार्बन भी हो गया, टाइटेनियम भी सारे डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब उसके बाद उसने जो गैप छोड़े, गैप कहां का छोड़ा, उसने क्या किया, इस तरह से जो ग्रुप बने हुए थे, ठीक है, 8 ग्रुप बने हुए थे और हर एक ग्रुप में इंडिविजुअल 2 पार्ट्स थे। जैसे थर्ड ग्रुप है, इसमें ए बी 2 पार्ट बना दिए गए थे, फोर्थ ग्रुप है, इसमें ए बी 2 पार्ट बना गया था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बोरोन के बाद जैसे सर्चिंग स्टार्ट किया उसने, तो देखा कि यार यहाँ पे बोरोन के बीच बाद में एटॉमिक मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, जो उसका मास है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो उसने क्या यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ दिया और फिर यहाँ पे इसके बीच में बहुत डिफरेंस आ रहा था, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया उसने, स्पेस छोड़ी। मींस ये दोनों क्या थे, अभी यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे खाली जगह थी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आया नहीं था। जब मेंडेलीव ने बनाया पीरियोडिक टेबल तब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं था, ओके। और इसी तरह से सिलिकॉन था, लेकिन ये क्या था, यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ पे इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इसने क्या किया, इसकी जगह क्या नाम दे दिया, बोरोन के सिमिलर था ये, देखो मैंने सेम कलर किया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बोरोन था, उसके सेम सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज वाला कौन आना चाहिए था वो फिक्स करने के लिए उसने क्या यहाँ पे क्या नाम रख दिया था, एका बोरोन। क्या नाम रख दिया, एका बोरोन। और एका बोरोन की बाद में डिस्कवरी हुई तब हमने क्या बोल दिया उसको, स्कैंडियम बोल दिया। क्या बोल दिया, स्कैंडियम। मींस बाद में फ्यूचर में जब जैसे ही स्कैंडियम डिस्कवर्ड हुआ तो इसकी स्मार्टनेस थी कि यहाँ पे जो स्पेस रखा था उस स्पेस में लाके हमने क्या रख दिया, स्कैंडियम रख दिया। मींस स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर हो गई, बोरोन के सिमिलर हो गई। अंडरस्टूड। अब देखो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज गैलियम जैसी थी, तो उसको क्या नाम दिया, एक्का एल्यूमिनियम दे दिया था। और जब एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है, इसकी डिस्कवरी के बाद हुआ तो उसे हमने क्या नाम दिया, गैलियम। ये आ गया गैलियम। अंडरस्टूड। मींस एल्यूमिनियम और गैलियम की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। वो भी अच्छा हुआ। तो उसने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया तो बेटर हो गया उसके लिए। क्लियर, इस तरह से हुआ। देन आफ्टर सिलिकॉन तो था ही जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई तब, और उसने स्पेस क्या छोड़ दिया था, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया था, और ये भी फ्यूचर में डिराइव हो गया, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया था पहले उस टाइम, उसने एका सिलिकॉन दे दिया, ठीक है। और उसी को हमने क्या बोला, अभी क्या बोलते हैं उसको, जर्मेनियम। मींस इस तरह से उसने कुछ स्पेस छोड़ दिए थे जिससे कि उसके पीरियोडिक टेबल में कोई भी चेंजेस ना आए, उसकी पीरियोडिक टेबल एग्जिटीज रहे, ठीक है। अब देखो उसी तरह से यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं उन्हीं की, कि यार प्रॉपर्टीज किस तरह से अरेंज की उसने। तो देखो एटॉमिक मास 68 था। अब गैलियम, एका एल्यूमिनियम था पहले जब उसने बनाया तब, बाद में गैलियम आया, देखो अप्रोक्सीमेट 69.7 है ना, मींस अप्रोक्स उसने इसके अंदाज से रख दिया था, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड देखो उसने ऐसे रख दिया भाई, E2O3 एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे, एलिमेंट ग्रुप से, तो E2O3 जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, Al2O3 ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उस तरह से यहाँ पे रख दिया, जैसे गैलियम आया तो E के जगह क्या आ गया, Ga/2 और O3 का ऑक्साइड फॉर्म, मींस इसका ऑक्साइड फॉर्म और हैलाइड फॉर्म। क्लोरीन जो एक तरह का हेलोजन है तो उसे क्या बोलते हैं, हैलाइड फॉर्म। फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन तो ECl3 हम यहाँ पे लिखते हैं ना, AlCl3, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या है, GaCl3। ये मतलब प्रॉपर्टीज बताइए कि भाई हमने जो भी ढूंढा था फ्यूचर में भी उसके ऑक्साइड भी ऐसे ही बने और क्लोराइड भी ऐसे ही बने। इसीलिए ये मेंडेलीव का जो एक तरह से बोलते हैं इमेजिनेशन, जो पावर था उसका काफी शार्प ब्रेन था, इसलिए उसने स्पेस छोड़ा। अगर उसने स्पेस नहीं छोड़ा होता तो बाकी सारे एलिमेंट को क्या करना, ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसीलिए उस तरह ने क्या कर दिया, पहले स्पेस छोड़ दिया कि इन फ्यूचर जैसे डिराइव होगा वो जो स्पेस है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, उसे फिल कर देंगे। अंडरस्टूड, ओके। अब देखो बात करते हैं मेंडेलीव की लिमिटेशंस। देखो कोई भी साइंटिस्ट है, नया नया कुछ भी डिराइव करता है, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होती ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिमिटेशंस आ गए मेंडेलीव की, भाई यार इतना सारा, सर आपने बोला इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन उसने की, फिर भी उसकी लिमिटेशंस आ गई। हाँ, कि उस टाइम इतने एलिमेंट डिराइव हुए नहीं थे, और अभी हम लोग लेटेस्ट देखते हैं कितने एलिमेंट डिराइव, 118
एलिमेंट डिराइव हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें भी कुछ ना कुछ इसके लिमिटेशंस आ गई। पोजीशन, सबसे पहले बात आ गई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन जो हाइड्रोजन की थी ना, सच बोले तो अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। अभी हम लोग फर्स्ट, एटॉमिक नंबर फर्स्ट है उसको हमने कौन से ग्रुप में रखा है, एल्काइली ग्रुप में, ठीक है। एल्काइली ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, तो एल्काइली ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो हमने वहां पे रख दिया, लेकिन अभी भी उसकी कोई फिक्स पोजीशन हमने पता नहीं चली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल टू एल्काइली मेटल। एल्काइली मेटल के रिजेंबल है, एल्काइली मेटल में जो फर्स्ट ग्रुप आता है, ठीक है, उसको हम लोग एल्काइली मेटल्स बोलते हैं। जैसा हाइड्रोजन नीचे बाद में लिथियम है, ठीक है, लिथियम के बाद सोडियम है, उस तरफ बाद में पोटेशियम है, उस तरफ जो अरेंजमेंट है वो पूरा एक ही जो लाइन के अंदर है, एक ही जो वर्टिकल लाइन है, उसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। और उसी ग्रुप के नाम में किसको रखा, हाइड्रोजन को रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, लाइक एल्काइली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइन विद हेलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फॉर्मूला। मींस एल्काइली मेटल की तरह ही वो भी क्या करता है, हेलोजन के साथ भी कंबाइन करता है। हेलोजन कौन कौन होते हैं, हेलोजन बता देता हूं मैं यहाँ पे, कौन कौन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। ये सब कौन होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। कौन होंगे ये वाले, हेलोजेंस, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड हाइड्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड, देखो, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का हेलोजन के साथ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑक्सीजन के साथ H2O, सल्फर के साथ H2S, ये हाइड्रोजन का कंपाउंड है। सेम देखो, सोडियम, मैंने बोला था एल्काइली मेटल्स है, तो इसका भी देखो, क्लोराइड बना, ऑक्साइड बना, सल्फाइड बना, मतलब कि सेम प्रॉपर्टीज को उसने सेम रखा। तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, सर सही तो है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन इन्हीं की ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, एक ही ब्लॉक के अंदर आ रहा है वो पूरा का पूरा। तो सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हुई कि हेलोजन जो है यहाँ पे, ये हेलोजन मैंने लिखे, उसी तरह से हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है। मीन्स हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है, मीन्स ये टू लगे ना, मीन्स वन हो तो मोनो एटॉमिक बोलते हैं, टू है तो डाई एटॉमिक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक के फॉर्म ही तो होता है, तो उसको हेलोजन के ग्रुप में क्यों नहीं रखा, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। चलो एल्काइली तो बराबर चल रहा था, लेकिन हेलोजन में क्यों नहीं रखा सर, ये तो प्रॉब्लम हो गई। इसलिए उसकी लिमिटेशन क्या आ गई, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ रखना है पता ही नहीं चल रहा है किसी को। Therefore, many properties of hydrogen are similar to those of halogen, hence it can be placed in halogen group. फिर भी उससे हेलोजन के ग्रुप में क्यों नहीं रखा, रख सकते थे ना, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज है। तो हाइड्रोजन को एल्काली में रखा तो यहाँ पे भी रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसकी एक लिमिटेशन आ गई। इन शॉर्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज इन द पीरियोडिक टेबल इन अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। अभी भी क्या है, वाद विवाद में चल रहा है, नहीं हाइड्रोजन आपने यहाँ पे क्यों रखा, हाइड्रोजन वहां पे क्यों नहीं रखा, हाइड्रोजन इधर क्यों है, हाइड्रोजन उधर क्यों है। अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही प्रॉब्लम अभी भी हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन में पता नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको एक ही जगह पे फिक्स कर दिया। समझ में आई बात, ठीक है। इस तरह से इसकी भी एक लिमिटेशन की फर्स्ट हमने चीज देखा है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। लिमिटेशन फर्स्ट पॉइंट हमने देखा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो सेकंड पॉइंट आता पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, 9th स्टैंडर्ड में आप ऐसे पढ़ चुके हो, फिर बता देता हूं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। फॉर एग्जांपल ये जो नीचे लिखा हो सब क्या एटॉमिक नंबर है, मींस हाइड्रोजन 1 पोजीशन पे आता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन इसका आइसोटॉप देखो, इसका मास क्या हो गया 1 है, इसका 2, इसका 3, तो ये सब क्या है, इसका आइसोटॉप्स हैं। तो क्या मेंडेलीव ने कहीं आइसोटॉप बताए, कहीं उसने पोजीशन बताया आइसोटॉप कहां पे, कुछ बताया नहीं। कहां पर आइसोटॉप होता है किसी को पता चला, किसी को पता ही नहीं चला सर आइसोटॉप है कहां, बस बता दिया हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आता है, तो भाई ये तो बताओ कि आइसोटॉप भी बताओ कहां पे आता है। आपने एटॉमिक मास के वेट के अकॉर्डिंग रखा है, तो हाइड्रोजन का ये वाला पार्ट पहले आना चाहिए, उसके बाद ये उसके बाद आना चाहिए, फिर ये उसके बाद आना चाहिए, तो तीनों भी तो पीरियोडिक टेबल में दिखने चाहिए, ये भी नहीं बता पाया, तो ये भी हो गया प्रॉब्लम एक कि पोजीशन नहीं बता पाए, आइसोटॉप की पोजीशन नहीं बता पाए, उसकी लिमिटेशन हो गई। आइसोटॉप्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये देखो वर्ड क्या हो गया
केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, हाइड्रोजन 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 सेम ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें, लेकिन उसके मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्यूशन नहीं बता पाया वो, ठीक है, क्योंकि सबने क्या किया था, एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था ना। तो एटॉमिक मास के बेस पे देखा जाए तो तीनों के तीनों मास अलग हैं, तो आपने एक हाइड्रोजन लेके क्यों छोड़ दिया, तीनों को अलग अलग पोजिशन में दिखा, ये नहीं दिखा पाए। अंडरस्टूड, ठीक है। Therefore, the placing of isotopes in separable position in the periodic table become almost impossible. इसके आइसोटोप को सेपरेट नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम हो गई, यही तो पॉसिबल नहीं हो रहा है कि कहां रखें, किसी को समझ में नहीं आती। तक आपको किसी को समझ में आए आप करो डिराइव, आप भी फेमस हो जाओगे, ठीक है। तो ये अभी भी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, अभी तो उसको कुछ पता नहीं चला कहां क्या उसकी फिक्स प्लेस है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है उसकी लिमिटेशन में, इरेगुलरिटीज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक मास में भी अभी इरेगुलरिटीज हैं, उसने एलिमेंट कुछ अरेंज तो कर दिए, लेकिन भूल में क्या कर दिया, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था ना उसको भी क्या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दूसरे ब्लॉक में रख दिया, और जिसका एटॉमिक मास कम था उसको उसके आगे रख दिया। समझ में आ रही है, मींस क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास जिसका कम है वो पहले होना चाहिए, एटॉमिक मास जिसका ज्यादा उसको बाद में लिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं किया, उसमें ही थोड़ा सा क्या गड़बड़ कर दी। कहते हैं जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ध्यान से और आराम से किसी भी चीज को देखा करो, समझा करो, उसके बाद ही डिसीजन लिया करो, ओके। एटॉमिक मास इज टू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन द मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट, सो इट वाज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। यार कौन सा कब आ रहा है, कौन से एलिमेंट को कब रखा, टू एलिमेंट के बाद आएगा, टू एलिमेंट के पहले आएगा, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। उसने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे ले लिया, कि उस टाइम डिस्कवरी कम हुई थी, 63 एलिमेंट्स ही थे, तो बेचारा ये सारी चीजें अरेंज नहीं कर पाया कि किसको कहाँ रखूं, कहाँ पे रखने, कहाँ से अरेंजमेंट होगा, तो ये सारी चीजें वो तो परफेक्टली नहीं बता पाया, यही तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके 3 लिमिटेशंस थी, ओके। अब बात करते हैं कि आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं, वो ही पीरियोडिक टेबल कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, कुछ एलिमेंट डिराइव होते हुए आगे आगे रखे जाते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखा जाए तो भाई मेंडेलीव ने जो दिया था उसी के बेस के ऊपर इसमें डिराइव किया गया है। इन 1913 हेनरी मोज़ले showed that the atomic number of an element in a more fundamental property than its atomic mass। उसने क्या बोल दिया, एटॉमिक नंबर को प्रीफर्ड करो एटॉमिक मास के कंपैरिजन में, तो ये बेटर रहेगा। इसने खाली अपना दिमाग उल्टा पुल्टा करके इतना सा लॉजिक लगा दिया कि एटॉमिक नंबर पे ज्यादा फोकस करो, एटॉमिक मास के कंपैरिजन में अपने आप सेट हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा, ठीक है। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो लॉज थे वो देखते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इस नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। प्रोटॉन बताओगे न्यूक्लियस के अंदर होता है, ऐसा हम लोग इस तरह से ऑर्बिट बनाते हैं, सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। मींस प्रोटॉन इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर शो करता है, ओके। In modern periodic table, elements are arranged in order to increase atomic number. Hence, prediction of properties of elements could be made with more accuracy. लेकिन उसने क्या कि सारी प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे, किसके बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे उसने आराम से एक्यूरेटली ध्यान से एक एक एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल accounted the all 3 limitation of Mendeleev's periodic table। उसने क्या किया, मेंडेलीव की जो तीनों पीरियोडिक जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत तो है ही, उसको पूरी तरह से सॉल्व आउट हुआ नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप का इसने भी कुछ बताया नहीं है कि कहाँ पे क्या अरेंज होगा, किस तरह से अरेंज करोगी, वो इसने भी कोई पोजीशन बताई नहीं है। हाइड्रोजन को वहां पे क्यों रखा, एल्काइल मेटल्स में क्यों रखा, हेलोजन ग्रुप में क्यों नहीं रखा, वो भी कुछ बता नहीं पाया, ठीक है। बस उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पूरा क्लियरफाई हुआ नहीं हाइड्रोजन के अभी तक क्वेश्चन में, ओके। द वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल कॉलम बताया था मैंने, जैसे सीधी लाइंस होती हैं, ठीक है, इस तरह से हैं, ऐसे सीधी जो लाइंस होगी ये इसे
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्लियर। और इस तरह से जो होगा, ऐसे जो बना हुआ होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, पीरियड। और जो सीधी लाइंस होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप। क्या बोलेंगे, ग्रुप। ठीक है। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या हुआ, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप थे उसमें, 18 ऐसे ग्रुप बने हुए थे। ओके, यहाँ पीरियोडिक टेबल शो नहीं कर रहा हूं, अब बुक ओपन करके बैठना, साथ में आपको दिखाई देगा जो ऐसे जो सीधी कॉलम आपको दिखाई, जो वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो कितने होंगे, वहां पे काउंट कर लेना। 18 कॉलम होंगे। 18 कॉलम को हमने क्या बोला हुआ है, ग्रुप बोला है। ठीक है, तो आपको 18 ग्रुप उसमें दिखाई देगा। और जो हॉरिजॉन्टल इस तरह की जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है वो आप काउंट करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज मिलेंगे आपको। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 7 पीरियड बोलते हैं उसे। समझ में एक बात, बस इतना से इसने क्लासिफाई किया था, किस तरह से होगा किस तरह से नहीं होगा, एक क्लासिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर दिया गया है। ओके, अंडरस्टूड। अब इससे आगे हम लोग वैलेंसी के बारे में, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ओके, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रखता है इस चैप्टर के लिए भी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इंपोर्टेंस रहेगा क्योंकि एमसीक्यू बेस 1 मार्क्स में वो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ग्रुप में जाने पे, पीरियड में जाने पे, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वैलेंसी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। इसलिए जिसका जो थर्ड पार्ट है मोस्ट टाइम रहेगा आपके लिए। अभी तो हमने जितना बनाया है मैंने पूरा बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपके लिए प्रिपेयर किया है। फिर से बोल रहा हूं, बोर्ड की जो तैयारी है इनडायरेक्टली मैं आपको अभी साथ में ही कर रहा हूं। ये जो नोट्स आप प्रिपेयर करते हो, अगर आप ये कंप्लीट करके भी जाते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे। कुछ भी कंटेंट में इसके अंदर नहीं छोड़ रहा हूं, पॉइंट वाइज आपके सामने इसीलिए रिप्रेजेंट करो जिससे कि आपको इजी लगे। इस पॉइंट के फॉर्म में आप लिखोगे तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स, इंप्रेशन भी अच्छी आएगी आपकी। ठीक है, इसीलिए अच्छे से नोट्स बनाओ, हर चीज को लिख लिख के याद करने की कोशिश करो। ठीक है, खाली वीडियोस देखो मत, उसको लिख के प्रैक्टिस करो जिससे कि आपका रिटर्न भी परफेक्ट हो जाए। और रिटर्न के साथ साथ चीज की हुई वो जल्दी लर्न होती, रिमेंबर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से और परफेक्ट बनाऊंगा आपके लिए। क्लियर। अभी तो जितना परफेक्शन चाहिए पूरा एफर्ट डाल रहा हूं, पूरी की पूरी जान लगा रहा हूं इसके अंदर, जिससे कि एक भी पॉइंट आपके लिए ना छूटे और बोर्ड में आप कहीं भी एक भी मार्क्स से ना चूक जाओ। आगे का जो पॉइंट है एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, वैलेंसी बोला मैंने, रेडियस बोला, वो सारी चीज इंपॉर्टेंस रखेगी। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।